हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज जो पेपर हुआ था आपका मैथ का सीबीएसई मैथ का क्लास 10th का बेसिक का पेपर, ये हम सोल्व कर रहे हैं। बेसिक जो पेपर हुआ था ना आपका, ये वाला 4321 सेट 1 कोड, ठीक है। इस कोड का हम इस वीडियो में सॉल्यूशन देखने वाले हैं। अब देखो इसमें जो कोड मिलेंगे ना, जैसे 2121 का मिल जाएगा, 3022 का कोड मिल जाएगा, 302 और 3 का, इन सभी कोडों के इसमें आंसर मिल जाएंगे आपको दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखना और इसमें आना, आपके जितने भी क्वेश्चन है उसके आंसर इसमें टिक लगा सकते हो, ठीक है। इसमें मैं डिटेल सॉल्यूशन बताऊंगा कैसे कैसे ये क्वेश्चन हुए थे आपके, ठीक है। तो मैं बताने वाला हूं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको, जैसे इसकी तो पीडीएफ है मेरे पास इस सेट कोड की, अगर आपको अपना पेपर सोल्व करवाना है तो मुझे एक, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं व्हाट्सअप का लिंक दे दूंगा और एक जीमेल का लिंक दे दूंगा, वहां पर आप अपनी पीडीएफ को वहां पर भेज सकते हो, जिससे मैं जल्दी से उसका सॉल्यूशन भी बता दूंगा, ठीक है। तो अब मैं इस पेपर को सोल्व करना शुरू करता हूं दोस्तों, ठीक है। सेट कोड ये मैंने आपको बता ही दिया, सेट कोड ये था आपका, ठीक है। अब मैं इसको सोल्व करता हूं। तो देखो सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, सेक्शन मैथमेटिक्स में बेसिक में। देखो बेसिक का है ना ये आपका पेपर, ठीक है। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन था, इसमें क्या था, एचसीएफ इज स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो आपका जो स्मॉलेस्ट जो 2 डिजिट नंबर है वो होता है 10, ओके। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका क्या होता है, वो होता है 4। अब 10 और 4 का अगर आप एचसीएफ देखेंगे ना, तो देखो इसको क्या कर सकता हूं मैं, 2 × 5, और 4 को क्या कर सकता हूं 2 × 2। अब इन दोनों में 2 कॉमन है, और एचसीएफ आपका क्या होता है, जो चीज कॉमन पार्ट है, तो ए इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों। देखो डिटेल में बता रहा हूं मैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया आपका वो देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका ए आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये दे रखा है आपको, एंड ये एज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। देखो अब इसके लिए ए कितना है, a1 है, अच्छा b1 कितना है इसके लिए 1 है, c1 कितना है इसके लिए -4 है, ओके। अब इसके लिए देखो a2 कितना है 2 है, b2 कितना है इसके लिए k है, और इसके लिए c2 कितना है -8 है। अब कंडीशन क्या होती है इसके लिए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए, a1/a2 b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। अब रख दीजिए इसमें, ठीक है। अब इसमें रखेंगे हम 1/2, और यहाँ पे b1 कितना है अपना, b1 कितना है 1, b2 कितना है k है, ठीक है। और c1 कितना है अपना -4, और c2 कितना है -8। तो देखो ये 1/2, ये भी आप माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ रहा है, तो 1/k को 1/2 के इक्वल रखेंगे। तो इसको उल्टा कर दो, इसको भी उल्टा कर दो, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। तो अब देख लो k बराबर 2 किस में ऑप्शन है, तो c इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो c इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसका आ जाएगा आपका k बराबर 2, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, तो पहले का ए हो जाएगा, दूसरे का सी हो जाएगा। थर्ड वाला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज अ रूट, ठीक है। 2 एज अ रूट के लिए हम देखो इसका डी डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं, डी होता है b² - 4ac, ओके। अब देखो इसके अगर इसमें बात करूं तो a कितना है इसमें 1 है, ठीक है। b कितना है इसमें -4 है, और c कितना है इसमें 5 है। ये वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो यहाँ पर मैं पुट करूंगा इसके लिए। तो देखो -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस का 4, a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है 5, तो ये कितना हुआ आपका 16 माइनस का 20। अब ये नेगेटिव में आ गया, नेगेटिव में आ गया तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं, इसके तो रूट नहीं होंगे, ठीक है। फिर बी वाले चेक कर देते हैं, बी वाले चेक करते हैं, तो इसके लिए पहले सी वाला चेक कर लेते हैं। तो सी के लिए ए कितना है हमारे पास 2, बी कितना है इसमें -7, और सी कितना है आपके पास 6। पुट कर दो इसमें, तो b² मतलब 7 का स्क्वायर 49, माइनस का 4, ए कितना है 6 है, वो 2 है सॉरी, और c कितना है 6 है, तो ये कितना होगा 49 माइनस का 4, 2 × 8, 8 6 × कितना होता है 48, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, देखो यहाँ पर 1 आ गई इसकी वैल्यू, देखो 4, ये 6 2 × 12, 12 4 × कितना होता है आपके 48, ठीक है। और ये आपका है ही 7 7 × 49, तो d की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई, ठीक है। अभी देख लेते हैं, सी वाला देख लिया, अब बी वाला और देख लेते हैं। बी के लिए देखो a कितना है आपके पास 1 है, ठीक है। b कितना है आपके पास 3 है, c कितना है इसके लिए -12 है। इसका d चेक करो, तो d बराबर क्या होता है b² मतलब 9, माइनस का 4, a की वैल्यू कितनी है 1, और c की वैल्यू कितनी है -12, ठीक है। अब देखो इसको कर लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, एक बार देख लेते हैं। देखो a की वैल्यू कितनी थी हमारी 2, b की वैल्यू -7, और c की वैल्यू 6। हाँ तो ये तो हमने एकदम एग्जैक्ट सही रखा, ठीक है।
अब इसको देख लेते हैं, डी की वैल्यू 9 और 12 4 जो कितना होता है 48, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ भी डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, ठीक है। और एक और देख लेते हैं ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो एज अ रूट, ठीक है, टू यहाँ पर लिख रहे हो विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ टू एज अ रूट, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला और चेक कर लेते हैं, तो 3x² ये वाला, इसके लिए a कितना है 3 है, b कितना है -6 है, और c कितना है -2 है, ये वाला चेक थोड़ी करा है हमने। अब देखो इसके लिए b² -4 इसे लगाएंगे, b कितना है आपके पास 6 का स्क्वायर 36 माइनस का 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इंटू 2, तो ये भी ग्रेटर देन वैल्यू आएगी 0। अब देखो ग्रेटर देन सारी आ रही है, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, तो कौन सा नहीं आ रहा तुम्हारा, ये नहीं आ रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ 2 एज अ रूट, ठीक है, 2 एज अ रूट, देखो इन तीनों के आ रहे हैं, तो इसमें ये डिफरेंट आ रहा है, तो ये हो सकता है इसका, ठीक है, ए हो सकता है इसका, क्योंकि बाकी तो तीनों में तो आ ही नहीं रहा ना, तीनों में तो 2 रूट्स आ रहे हैं, तीनों में तो 2 रूट्स आ ही रहे हैं ना। अगर हम देखें तो इसमें d ग्रेटर देन 1 है, इसमें d ग्रेटर 2 डिस्टिंक्ट रूट है, ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट रूट है, ठीक है। अब इसमें नहीं हो पा रहे हैं, देखो इसमें तो कुछ भी रूट नहीं आ रहे, ठीक है, तो इसका थोड़ा देखना पड़ेगा थर्ड वाले का, ठीक है, थर्ड वाले का अभी मैं देखता हूँ, और फोर्थ वाले देखते हैं अपन, फोर्थ वाला देखते हैं, फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला का क्वेश्चन, ठीक है, फोर्थ वाला इसको करेक्शन करेंगे, अभी देख लें इसका, ठीक है। फोर्थ वाला देखो, इन APD दे रखा है आपको -4, और A7 कितना दे रखा है, A7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ A1 + 6D = 4, ये मैं लिख सकता हूँ। अब यहाँ से A1 की वैल्यू निकालूँ, मतलब फर्स्ट टर्म की, तो A1 + का 6 और D की वैल्यू -4 है, और यहाँ पे -4 रख देंगे, और = यहाँ पर कितनी वैल्यू दे रखी है इसकी, 4 दे रखी है ना, तो यहाँ पे 4। अब A1 कितना आ गया -6 4 = 24 और =4, तो A1 की वैल्यू कितने की 28, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों आप देख ही सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अब फिर अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसका क्या आ गया 28 है ना, ठीक है। फिफ्थ देख लो, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 5,4 फ्रॉम द ओरिजिन इज, देखो 5,4 का देखो क्या होगा 5,4, ठीक है, उसको ओरिजिन से देख रहे हैं, 0 0 से ओरिजिन के ये होते हैं, तो रूट में क्या आएगा 5 - 0 का स्क्वायर 25 प्लस 4 - 0 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब 25 16 कितना था 41, रूट 41 देखो किसका आ रहा है बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, है ना, तो इसका क्या आ जाएगा बी इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये मैंने बता दिया। अब आपको मैं दिखा दूँ, अभी इसमें देखो सारे सॉल्यूशन करके बता रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लग सकता है ना। अब देखो आप देख सकते हो सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, सिक्स्थ वाला साइन a = 3/5 द वैल्यू ऑफ कॉट a इज, ठीक है। अब देखो PBP HHB ये होता है आपके पास, ठीक है। अब देखो साइन ए बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज, ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, = 3/5, यानी कि अपन को परपेंडिकुलर भी दे रखा है हाइपोटेन्यूज भी दे रखा है। इसको मैं ऐसे ट्रायंगुलर की फॉर्म में बना लूँ, देखो मैं ऐसे ट्रायंगुलर की फॉर्म में बना लेता हूँ, देखो जल्दी से, ये ट्रायंगुलर की फॉर्म में मैंने बना लिया ऐसे, ये 90 है, ठीक है। यहाँ पे कोई एंगल मेंशन कर देते हैं, ठीक है, ए मेंशन कर देते साइन ए ना। अब यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर कितना है आपका 3 है, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज कितना है 5 है, तो देखो आप निकालोगे ना तो ये 4 आ जाएगा आपका, आप निकाल लेना चाहे ये 4 ही आएगा, ठीक है। अब देखो कोट ए क्या होता है आपका, देखो साइन होता है, ये कोस होता है, ये आपका टेन होता है, और टेन का उल्टा क्या होता है कोट, तो कोट ए को मैं लिखूंगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर देखो आपका बेस कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है, और परपेंडिकुलर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है, तो 4/3 हो जाएगा। देखो बेस आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर एंगल तो अपने मेंशन कर दिया, अब यहाँ पर एंगल यहीं पर रहने दो, ठीक है, इसको फिक्स रहने दो, तो बेस ये हो गया एंगल के एकदम यहाँ पे साइड में आपका नियरेस्ट क्या होता है बेस होता है, तो बेस आपका 4 आ गया और परपेंडिकुलर आपका 3 है, 4/3 इसका आंसर हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना, 4/3 आ जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर है, तो ये सिंपल था, ये आपका बुक का ही क्वेश्चन था एज इट इज, तो 1 + tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस और कोट स्क्वायर a को मैं लिख सकता हूँ 1/tan स्क्वायर है, क्योंकि देखो tan a बराबर क्या होता है आपका 1/cot a। ओके, अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं, 1 + tan स्क्वायर a और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे देखो यहाँ पे ऊपर 1 + tan स्क्वायर a आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा इसका tan स्क्वायर a। अब देखो इसको उल्टा कर लेंगे तो 1 + tan स्क्वायर a और ये ऊपर चल जाएगा, tan स्क्वायर से ये कट जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, तो tan स्क्वायर a इसका आंसर हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, है ना, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। अब तो दोस्तों अब हमारा 8th क्वेश्चन, देखो 8th क्वेश्चन कैसे होगा, 2
और देखो यहाँ पे tan 30 की वैल्यू क्या होती है अपनी 1/√3, जैसे कि आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2/√3 और नीचे क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस का, ठीक है। अब tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे लिखूंगा 2/√3 और 1 माइनस का, अब 1/√3 इंटू √3 कितना 3, अभी क्या लिखूंगा मैं 2/√3 और नीचे क्या आ जाएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1/3 मतलब 2/3 आ जाएगा। ये देखो आप करके देख सकते हैं, यहाँ से एलसीएम ले लेना, इसका 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2/3। अब इसको उल्टा कर दो 2/√3 इंटू 3/2, तो देखो 2 से 2 गया, 3/√3। अब इसको लिख देंगे 3 की पावर 1 और ये 3 की पावर 1/2, तो ये 3 की पावर क्या हो जाएगा 1 माइनस का 1/2 यानी कि 3 की पावर 1/2 और ये हो जाएगा √3। और √3 किसकी वैल्यू होती है आपकी, √3 किसकी वैल्यू होती है tan 60 की वैल्यू होती है। तो यही आंसर आ जाएगा इसका, सी इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 होती है, ओके। तो ये आंसर भी आ रहा है, देख सकते हो आप, ठीक है। √3 को आपने मेंशन कर दिया tan 60 क्योंकि tan 60 की वैल्यू होती है ना √3, तो मतलब दूसरी उल्टा करके कर दिया हमने, ठीक है। सी आ जाएगा इसका, ठीक है। इसका डी आ रहा था आपका, ठीक है। और फिर 9th क्वेश्चन देखो, 9th है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ द हु जीरो। देखो अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है -5 और अल्फा बीटा आपको दे रखा है 6। अब हमारे पास इक्वेशन होती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस का अल्फा बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा x² माइनस, अब यहाँ पर देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5 रखूंगा, ब्रैकेट में रखो, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारे ना यहाँ पर देखो अल्फा बीटा, यहाँ पर अल्फा बीटा कितना है आपके पास 6 है, ठीक है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x² प्लस का 5x और प्लस का 6, तो ये वाली इक्वेशन देख लो कौन सी आ रही है, ए आ रही है। देखो x² प्लस का 5x प्लस 6, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² प्लस का 11x माइनस का 4r। अब इसका जीरोस निकालने हैं, तो जीरोस क्या होता है, जीरोस आपको जीरोस निकालनी है, ठीक है। तो बेसिकली जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, या तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, वैसे तो सम निकलता है या फिर प्रोडक्ट निकलता है। तो इसको करने के लिए देखो ऐसे करेंगे, 4 3 जो होता है 12, ठीक है, 4 3 जो 12। अब ऐसे फैक्टर सोचो कि जिनका सम करने पर तो आपका ये मतलब ये क्या नाम है, ये मतलब प्रोडक्ट करने पर तो 12 आ जाए और सम प्लस माइनस करने पर 11 आ जाए, ठीक है। ऐसे कर लो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ इसमें देखो यहाँ पर देखो और ये भी आ रहा है आपको, देखो 1/3 4 ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, या तो ये रख लो, देखो ए की वैल्यू कितनी है 3 है, बी की वैल्यू कितनी है 11 है, सी की वैल्यू कितनी है -4 है। अब यहाँ पर रख लेते हैं -b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac अपॉन 2 है, इससे कर लेते हैं ना, इससे थोड़ा इजी पड़ेगा वो फैक्टर अगर नहीं होते तो आपसे, ठीक है। तो -b के देखो यहाँ पर ए ये सारी वैल्यू लिख दी, वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। -11 प्लस माइनस √b² 11 के स्क्वायर 121 माइनस का 4 और ए की वैल्यू कितनी है 3 और सी की वैल्यू कितनी है -4, ठीक है। और अपॉन का कितना है 2, ए की वैल्यू कितनी है 3 है, ठीक है। अब देखो माइनस का 11 प्लस माइनस √121, अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे देखो 4 4 जो 16, 16 3 जो कितना होता है 48 और नीचे कितना आ जाएगा 2 3 जो 6, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ थोड़ी जगह है यहाँ पर कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 11 प्लस माइनस, ठीक है, और 121 और 48 प्लस कर लो 9 6 1 और 169 रूट किसका होता है 13 का और अपॉन 6। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 11 एक बार प्लस में ले लेते हैं और एक बार माइनस में ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस माइनस में ले लेंगे, तो ये तो क्या है 13 में से 11 गए तो 2/6, ठीक है, 2/6 यानी कि ये क्या हो गया 1/3। तो एक तो आ गया 1/3 प्लस का, ओके। अब देखो 13 और 11 कितना होते हैं आपके 24, कितना हो गया 24, लेकिन माइनस का, और 6 4 जो कितना होते हैं आपके 24, एक आ गया आपका -4, तो एक हो गया -4 दोस्तों और एक हो गया आपका 1/3, ठीक है। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है और ये आप प्रोसीजर उतार लेना अपना, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं इसमें से कौन सा है। एक तो आपका है ये 1/3 पॉजिटिव का, ठीक है, ये तो कट गए दोनों, 1/3 पॉजिटिव का और -4 नेगेटिव का, सी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है। तो 10th का सी आ जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास
देख लेते हैं 11th क्वेश्चन। देखो 11th क्वेश्चन हमारे पास है। देखो रेनफॉल रिकॉर्ड ऑफ द सिटी 66 डेज इन द गिवन इन द फॉलोइंग। रेनफॉल दे रखा है, नंबर ऑफ डेज दे रखा है, डिफरेंस द अपर लिमिट ऑन मॉडल एंड मीडियन क्लास। ठीक है, अपर लिमिट देखनी है। सबसे पहले देखो मॉडल क्लास क्या होती है, सबसे ज़्यादा देखो किस में फ्रिक्वेंसी आपकी सबसे ज़्यादा रिपीटिंग कौन सा है, इसमें से आपका 22। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट ऑफ मॉडल, ठीक है, मॉडल क्लास, ठीक है, और ये ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका रिपीटेशन इसी में आ रहा है। ठीक है, और इसकी अपर लिमिट देखो, ये तो लोअर लिमिट होती है और ये होती है अपर लिमिट। ठीक है, तो इसकी अपर लिमिट मॉडल क्लास की कितनी आ गई 10। ओके, अब मीडियन क्लास की चेक कर लेते हैं। तो मीडियन क्लास के लिए ना इन सबको प्लस कर लेंगे, इन सबको प्लस कर लेंगे, और प्लस करने पर कितना आएगा, ये देखो 22 और 10 32 और 8 40 40 और 15 कितना होते हैं 55 55 और 5 कितने 60 60 और 66 66 का आधा 33 से ऊपर आप देखोगे ना। अब देखो यहाँ पर मैं एक टेबल बनाऊंगा 22, ठीक है, 22 और 10 32 32 और 8 40। ठीक है, अब आप देखोगे ना 33 से इमीडिएटली कौन सा बड़ा है 40 है। ठीक है, अब बस इसी सीधी लाइन में जाएंगे, और अपर लिमिट इसकी क्या है तुम्हारी 30। ठीक है, अपर लिमिट कितने 30, कितने 30। अब 30 और 10 का डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट ऑफ मॉडल एंड मीडियन क्लास। ठीक है, इसी का अंतर मान देखना था हमको, और 30 और 10 का डिफरेंस कितना है 20, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सी। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी डिनोट द प्रोबेबिलिटी एन ऑफ इवेंट ए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका सी होगा दोस्तों। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों ये वाला 13। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमीस्फीयर और रेडियस 7। देखो हेमीस्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है ना वो कितना होता है आपका 2πr²। कितना होता है 2πr²। ठीक है, लेकिन ये हेमीस्फीयर है, तो हेमीस्फीयर के लिए देखो ये ऐसे रहता है और ये वाला पार्ट भी आता है ऊपर का, तो πr² और जोड़ दो तो कितना आ जाएगा सरफेस एरिया 3πr²। कितना होगा 3πr²। ये आपका टोटल सरफेस, देखो टोटल भी लिख रखा है, कर्व्ड सरफेस एरिया लेता तो 2πr² लेता, टोटल सरफेस एरिया ts है, ts क्या होता है इसका 2πr² प्लस का πr², तो क्या हो जाएगा फाइनल 3πr²। ठीक है, तो 3πr², r दे रखा है अपन को 7। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 3π × 7 × 7। ठीक है, अब 7 7 49 49 ये कितना होता है 50, 150 में से 3 कम कर दो 147, तो 147 पाई, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है आपका बी आ रहा है दोस्तों। ठीक है, आप इंटू कर लेना, यही आ रहा है हमारा। ठीक है, हाँ ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 147 पाई, और एरिया किस में लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारी स्क्रीन पर 14। द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ द माइनर सेक्टर ऑफ द एंगल 120 कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर इज। देखो सबसे पहले देखो हम सर्कल बना लेते हैं कुछ भी करने से पहले, ठीक है, ताकि हमको डायग्रामेटिकली थोड़ा समझ में आ जाए। अब यहाँ पर देखो माइनर सेक्टर का आपको दे रखा है, देखो सेक्टर यही होता है, ये 120 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ये 120 डिग्री दे रखा है, तो इसका मेरे को एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ 120/360 × πr², यही करता हूँ ना। पाई की वैल्यू रख लेता हूँ 22/7, और आर कितना है 21 × 21। अब इसको सोल्व करोगे ना आप, तो इसको सोल्व करने पर आपकी वैल्यू जो आएगी वो वैल्यू आएगी आपकी, चलो सोल्व कर ही लेते हैं इसको। 0 से 0 कैंसिल, 12 1 जा, और 12 आपका 3 जा, ठीक है, और 7 3 जा 21, 3 से 3 कैंसिल, और 22 × 21। अब 22 × 21 कर लो आप, ठीक है, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 2 6 4 462 आएगा। कितना आएगा 462 तो इसका आया है। ठीक है, अभी देखो मैं बता देता हूँ आपको, 462 तो आपका ये जो है ना, ये क्या बोलते हैं एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर का है सिर्फ। ठीक है, अभी हमको इसका इट्स कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर का और देखना है। तो मेजर सेक्टर ऑफ अ सर्कल, मेजर सेक्टर कितना हो जाएगा, ये पूरा ये मेजर सेक्टर होगा आपका। ठीक है, माइनर सेक्टर छोटा वाला होता है, मेजर सेक्टर बड़ा वाला। अब बड़ा वाला देखो 360 में से 120 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, देखो 360 में से 120 सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये आपका बचेगा 240। तो यहाँ पे लिखेंगे 240/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। अब 7 3 जा 21, 0 से 0, और ये 3 से काट लो, 3 8 जा 24, और 3 या फिर आप 12 से काट लो ना, जल्दी कटेगा। 12 2 जा 24, और 12 3 जा 36, 3 से फिर अगेन 3 से कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे 22 4 जा
44 और यहाँ पे आपका हो गया 21। ठीक है, अब यहाँ 4 4 और 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 8 4 12, 2 1 हासिल लगी 9। ये आ गया आपका 9 2 4। कितना आ गया? ये जो है ना मेजर सेक्टर का एरिया, ये आ गया 9 2 4। चेक कर लेते हैं एक बार। 4 8 4 12, 2 1 हासिल लगी। सही बात है, 9 2 4 आ रहा है इसका। ठीक है, अब हमको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है दोस्तों। तो क्या निकालना है? डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ द मैनर एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, डिफरेंस निकालना है। तो 9 2 4 में से 4 6 2 माइनस कर दो। 4 में से 2 गए 2 और 12 में 6 गए तो 6 और 8 में से 4 गए। हाँ, तो यही आंसर आ रहा है 4 6 2। तो 20 का करेक्ट आंसर है दोस्तों। थोड़ा सा लेंथी था लेकिन इसको ऐसे ही करना था। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वन द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x। ठीक है, इस तरह से दे रखा है 2 वेरिएबल एज रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन दे रखा है। पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है? a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये पैरेलल लाइन की कंडीशन है। अब इसमें देख लो कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। इजी था दोस्तों, देखो डी इसका आ रहा है। बहुतों के सही होंगे ये वाला आंसर। तो ठीक है, आप बताना कमेंट में आपके कितने आंसर सही हुए एमसीक्यू। ओके दोस्तों, अब देखते हैं 16th क्वेश्चन। और जो भी सेट कोड आपको सोल्व कराना हो ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको वहां पर लिंक दे रखा है। एक तो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वो ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सअप लिंक दे रखा है, वहां पर अपनी पीडीएफ शेयर कर दो, या फिर आप अपनी ईमेल भी दे रखी है, वहां पे मेल पर आप सेंड कर सकते हो अपनी पीडीएफ, जो भी आपको पेपर कोड सोल्व कराना है दोस्तों। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट इन द गिवन। ठीक है, 2 टेंजेंट दे रखे, पी और पी भी दे रखा आपको। देखो सीधी सीधी बात है। देखो क्वाड्रिलेटरल होता है 4 साइड का। एक अगर 80 दे रखा है तो ये कितना होगा आपका 100 पक्का। ठीक है, 100। अब ये दोनों साइड क्या है आपकी बराबर है। अब ये कौन सा ट्रायंगल बन गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये साइड दोनों बराबर, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे। ठीक है, ये 100 है आपके पास, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे 100। और इन ओ ए बी ट्रायंगल ओ ए बी, इनका सम कितना होना चाहिए? 180। ये 100 है तो ये कितने कितने होने चाहिए? 40 40 भाई। ठीक है, तो 40 40 यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा था ए बी ओ 40, ए इसका करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, अब देख ले 7। लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर काट रहे हैं, तो सीकेंट होगा। वो क्या होगा? सीकेंट। कोड क्या होती है? कोड मैं बता देता हूं, ऑन द सर्कल पर काटती है। ऑन द सर्कल अगर लिखा होता तो कोड आता। अब ये डिस्टिंक्ट पॉइंट पर आपका इंटरसेक्ट कर रहा है तो सीकेंट आएगा दोस्तों, है ना। अब देख लेते हैं 18th क्वेश्चन। ठीक है, तो 18th क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 18th क्वेश्चन, इफ द पोल दे रखा है 6 मीटर। देखो एक पोल दे रखा है आपको और इसकी शैडो दे रखी है। शैडो की लेंथ है 2√3 और पोल की हाइट है 6 मीटर। और आपको एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला एंगल देखना है। ठीक है, तो ग्राउंड से आपको एंगल देखना है ये। ठीक है, अब यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या होता है आपके पास? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होता है? 6 और 2/√3। अब 2 से कट जाएगा 3 टाइम, 3/√3 और √3 बराबर tan थीटा। और tan थीटा ये √3 है, तो tan√3 की वैल्यू क्या होती है? tan 60। तो थीटा कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, क्या आ जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। अब देख लेते हैं 19th क्वेश्चन, असर्शन रीजन के क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें असर्शन का जो पहला क्वेश्चन था 19 देख लेते हैं। अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द एनी वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द टू अदर। बीपीटी है तो बीपीटी असर्शन एकदम ट्रू है, सही बात है। फिर रीजन दे रखा पैरेलल लाइंस कैन नॉट बी ड्रॉन टू एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल की कोई भी साइड से पैरेलल लाइन थोड़ी बना सकते हो, नहीं बना सकते ना, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो यानी कि असर्शन तो ट्रू है बट रीजन इज फॉल्स है। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिर 20 है, द पॉइंट 04 लाई ऑन द वाई एक्सिस। बात सही है, देखो 4 है ना, तो ये वाई एक्सिस पर ही तो होगा, ये ट्रू है। ठीक है, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट लाइंग ऑन अ वाई एक्सिस इज 0। देखो वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हो एक्स तो 0 होगा ही ना, वो बात ट्रू है। और ये असर्शन को क्लियरिफाई कर रहा है रीजन, यानी कि ये बात भी सही है, यानी कि ट्रू ट्रू और रीजन असर्शन को क्लियरिफाई कर रहा है। तो इसका आंसर है बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसके साथ दोस्तों हमने सेट कोड तो सोल्व कर लिया है। अगर आपको सेट कोड 2 का और 3 का भी चाहिए और अलग से भी कोई कोड चाहिए तो हमें कमेंट कीजिएगा। और मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए, वहां से आप उनको वहां पर पीडीएफ अपनी भेज सकते हो जिस कोड को सेट कोड को सोल्व कराना है। अभी इसका जो सेक्शन बी और सेक्शन सी डी ये वाले पार्ट रह गए ना, केस स्टडी वगैरह, तो इनको मैं बाद में सोल्व कर दूंगा। आप कमेंट बता दीजिए कि इनको भी सोल्व करने। ठीक है, अभी मैंने एमसीक्यू तो ये इसमें सोल्व कर दिया है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे।